मीरा जब पहली बार अपनी ससुराल की दहलीज पर खड़ी हुई थी तो उसके हाथों में सिर्फ शादी की थाली नहीं थी, उसके पास स्नातकोत्तर की डिग्री थी, अर्थशास्त्र में स्वर्ण पदक था और सबसे बढ़कर एक सपना था, अपनी पहचान बनाने का सपना। मीरा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था जहां शिक्षा को सबसे बड़ा धन माना जाता था। उसके पिता एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे और माँ गृहिणी। 2 भाइयों के बीच इकलौती बेटी होने के बावजूद मीरा ने कभी भेदभाव नहीं देखा। उसके पिता हमेशा कहते थे, पढ़ाई ही वह हथियार है जो तुम्हें जीवन में आत्मनिर्भर बनाएगी। मीरा ने मेहनत से पढ़ाई की। जब उसके कक्षा के साथी खेलने जाते वह किताबों में डूबी रहती। उसकी रुचि संख्याओं में थी, हिसाब किताब उसे समझ आता था। जब उसने स्नातकोत्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी। विवाह के प्रस्ताव आने लगे। कुछ परिवार उसकी पढ़ाई से डरते थे तो कुछ उसे अपने घर का गौरव बढ़ाने का साधन मानते थे। तभी राजेश के परिवार से रिश्ता आया। राजेश का परिवार शहर के नामी व्यापारियों में गिना जाता था। उनका कपड़े का थोक व्यापार था जो 3 पीढ़ियों से चल रहा था। जब मीरा के पिता राजेश के परिवार से मिले तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। राजेश के पिता रमेश कुमार ने कहा था, हमें ऐसी ही बहू चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, हमारे घर का नाम रोशन करेगी। मीरा ने राजेश को देखा। वह सीधा सादा, शांत स्वभाव का युवक था। व्यापार में पिता का हाथ बंटाता था। बातचीत में उसे राजेश अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद यहाँ उसे अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलेगा। शादी धूमधाम से हुई। पूरे शहर में चर्चा थी कि व्यापारी रमेश कुमार ने अपने बेटे के लिए बहुत पढ़ी लिखी बहू लाई है। मीरा जब पहली बार अपने नए घर में दाखिल हुई तो उसे सब कुछ बहुत भव्य लगा। बड़ा घर, सुंदर सजावट और हर सुविधा। सास सुमित्रा देवी ने उसका स्वागत किया। वह पारंपरिक महिला थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन घर और परिवार को समर्पित कर दिया था। उन्होंने मीरा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे बीते। मीरा घर के कामों में हाथ बंटाती, रसोई संभालती और सबका ध्यान रखती। सब उससे खुश थे, लेकिन धीरे धीरे मीरा ने महसूस किया कि उसकी शिक्षा की चर्चा तो बाहर होती थी पर घर में उसका उपयोग नहीं था। उसके पति राजेश सुबह दुकान चले जाते और शाम को थके हुए लौटते। ससुर रमेश कुमार पूरे व्यापार की बागडोर संभालते थे। सास पूजा पाठ और घर की देखरेख करती थीं और मीरा, वह रसोई से लेकर पूजा घर तक का चक्कर लगाती रहती। कभी कभी जब राजेश व्यापार की बातें करते तो मीरा ध्यान से सुनती। उसके मन में सवाल उठते, क्या इस तरह से हिसाब रखना सही है? क्या इस तरीके से व्यापार को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता? लेकिन वह चुप रहती। एक दिन मीरा अपने कमरे में बैठी अपनी पुरानी डिग्रियां देख रही थी। वे अलमारी में रखी धूल खा रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या इतनी मेहनत सिर्फ यह कहलाने के लिए थी कि हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है? तभी राजेश कमरे में आए। उन्होंने मीरा को रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ? मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उस दिन उसके मन में एक सवाल जन्म ले चुका था। क्या उसकी पढ़ाई का यही मकसद था? सुबह की धूप अब भी हल्की थी जब मीरा ने चाय बनाकर सबको दी। ससुर रमेश कुमार और राजेश बैठक में बैठे व्यापार की बातें कर रहे थे। मीरा चाय देकर जाने लगी, तभी उसने सुना, पिताजी, इस महीने का हिसाब कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुनाफा कम दिख रहा है। राजेश ने कहा, अरे बेटा, यह तो हमेशा से ऐसे ही चलता आया है, थोड़ा घाटा मुनाफा तो लगा ही रहता है। रमेश कुमार बोले। मीरा ने वहीं रुककर पूछा, क्षमा करें, पर क्या आप लोग लागत और मुनाफे का हिसाब अलग अलग रखते हैं? दोनों ने उसकी ओर देखा। रमेश कुमार मुस्कुराए, बेटी, यह सब तुम्हारे समझने की बातें नहीं हैं, तुम अपना काम देखो। मीरा को यह बात छुभी, लेकिन वह चुपचाप चली गई, पर उसका मन नहीं माना। उसने सोचा, क्या सचमुच यह उसके समझने की बात नहीं है? उसने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है, व्यापारिक गणित उसे अच्छी तरह आता है। अगले कुछ दिनों में मीरा ने ध्यान से घर में होने वाली व्यापारिक चर्चाओं को सुना।
उसे समझ आया कि परिवार का कारोबार बहुत पुराना और स्थिर था, लेकिन उसमें आधुनिक तरीके नहीं अपनाए गए थे। हिसाब किताब रजिस्टर में हाथ से लिखे जाते थे, कोई कंप्यूटर का उपयोग नहीं था, माल का रिकॉर्ड भी ठीक से नहीं रखा जाता था। एक दिन मीरा ने फिर से हिम्मत की। शाम को जब राजेश थके हुए घर लौटे तो मीरा ने उनसे कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, राजेश ने कहा। मैंने देखा है कि हमारे कारोबार में कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं मदद कर सकती हूँ, मीरा ने संकोच के साथ कहा। राजेश ने हंसते हुए कहा, मीरा, घर संभालना भी बहुत बड़ा काम है। तुम वहीं अच्छे से करो, व्यापार में तो हम लोग हैं ही, लेकिन मैंने इसी विषय में पढ़ाई की है, मुझे लगता है मैं मदद कर सकती हूँ, मीरा ने कहा। देखो मीरा, यह सब पुरुषों का काम है, तुम परेशान मत हो, राजेश ने उसे समझाते हुए कहा। मीरा निराश हो गई। उसने सोचा, क्या सचमुच काम का भी लिंग होता है? अगले दिन मीरा रसोई में काम कर रही थी, तभी सास सुमित्रा देवी आई। उन्होंने प्यार से मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैंने सुना तुम व्यापार में दिलचस्पी ले रही हो। हाँ माँ जी, मैं सोचती हूँ कि मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ, मीरा ने कहा। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली। बेटी, घर संभालना भी कम काम नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही किया है। व्यापार तो मर्दों का क्षेत्र है, औरतें घर की देवी होती हैं। लेकिन माँ जी, अगर मैं दोनों कर सकूं तो, मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, यह सब हमारे घर की परंपरा नहीं है, औरतें बाहर के कामों में नहीं पड़ती, सुमित्रा देवी ने स्पष्ट कहा। मीरा समझ गई कि यह प्यार भर नहीं था, यह एक सीमा रेखा थी जो उसके लिए खींच दी गई थी। उसे अपनी जगह बता दी गई थी, रसोई, पूजा घर और मेहमानों की देखभाल। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। पढ़ाई तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, लेकिन यहाँ तो उसकी पढ़ाई सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई थी। उसने सोचा, क्या उसे चुप रहना चाहिए? क्या उसे परंपरा के नाम पर अपने सपनों को दफन कर देना चाहिए, या उसे लड़ना चाहिए? लेकिन लड़ाई किससे? जो लोग उससे प्यार करते हैं उन्हीं से, जो उसका परिवार है उन्हीं से। मीरा के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ परिवार की खुशी थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी पहचान की चाहत। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। सुमित्रा देवी की सुबह पूजा के घंटी की आवाज़ से होती थी। 50 साल की उम्र में भी वे बेहद सक्रिय और अनुशासित थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी घर को समर्पित कर दिया था। 25 साल पहले जब वे इस घर में बहू बनकर आई थीं, तब उन्होंने भी यही नियम सीखे थे, चुप रहना, सेवा करना और घर को संभालना। सुमित्रा देवी को याद था जब उन्होंने एक बार अपनी सास से कहा था कि वे सिलाई का काम सीखना चाहती हैं, तो उनकी सास ने साफ मना कर दिया था। हमारे घर की औरतें बाहर का काम नहीं करती, ये हमारी मर्यादा है। उस दिन के बाद सुमित्रा देवी ने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपने को घर की 4 दीवारी में समेट लिया। धीरे धीरे उन्हें यही सही लगने लगा। उन्होंने सोचा, शायद यही स्त्री का धर्म है, घर को स्वर्ग बनाना, पति और बच्चों की सेवा करना। जब रमेश कुमार का व्यापार बढ़ा तो सुमित्रा देवी ने कभी नहीं पूछा कि कितना मुनाफा हुआ या क्या योजनाएं हैं। उन्हें बस इतना पता होता था कि घर में पैसों की कमी नहीं है और उनका काम घर को सुचारू रूप से चलाना है। लेकिन अब मीरा के आने के बाद कुछ बदल रहा था। मीरा जो सवाल उठाती थी वे सुमित्रा देवी को परेशान करते थे। उन्हें लगता था कि यह लड़की घर में अशांति ला रही है। एक दिन सुमित्रा देवी अपनी सहेली कमला से मिलने गई थी। कमला भी उनकी तरह पारंपरिक महिला थी। चाय पीते हुए सुमित्रा देवी ने कहा, कमला, मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। यह तो बहुत अच्छी बात है, कमला ने कहा। हाँ, लेकिन अब वह व्यापार में भी दिलचस्पी लेने लगी है। कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ, सुमित्रा देवी ने चिंता के साथ कहा। कमला ने आश्चर्य से पूछा, तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे समझाया कि यह हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन वह मानती नहीं। मुझे डर लगता है कि कहीं यह लड़की घर में फूट न डाल दे, सुमित्रा देवी बोली। कमला ने कहा, देखो सुमित्रा, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं।
ज़्यादा पढ़ाई से सिर चढ़ जाती हैं। तुम्हें सख्ती से काम लेना होगा। सुमित्रा देवी घर लौटी तो उनका मन भारी था। उन्हें मीरा से कोई शिकायत नहीं थी। वह घर का सारा काम अच्छे से करती थी, सबका ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी यह जिद सुमित्रा देवी को समझ नहीं आती थी। उस शाम सुमित्रा देवी ने मीरा को अपने पास बुलाया। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। मीरा उनके पास बैठ गई। हाँ माँ जी, बोलिए। बेटी, मैंने भी तो कुछ नहीं मांगा अपनी ज़िंदगी में। न कभी बाहर जाने की इच्छा की, न कभी कुछ और करने की सोची। घर ऐसे ही चलता है। औरत का काम है घर को स्वर्ग बनाना, बाहर के झंझट में नहीं पड़ना, सुमित्रा देवी ने समझाया। लेकिन माँ जी, ज़माना बदल गया है, अब औरतें भी बाहर काम करती हैं, मीरा ने धीरे से कहा। हाँ, जो औरतें मजबूरी में काम करती हैं। हमारे घर में तो कोई मजबूरी नहीं है, फिर क्यों व्यर्थ में परेशानी लेनी, सुमित्रा देवी बोली। यह मजबूरी नहीं, मेरी इच्छा है माँ जी। मैंने पढ़ाई की है, मुझे लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ, मीरा ने अपनी बात रखी। सुमित्रा देवी को गुस्सा आ गया। यही तो समस्या है तुम्हारी, ज़्यादा पढ़ाई से सिर चढ़ गया है। तुम्हें लगता है तुम सबसे ज़्यादा जानती हो, लेकिन बेटी, घर की मर्यादा भी कुछ होती है। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई थी कि सुमित्रा देवी की पीढ़ी और उसकी पीढ़ी में बहुत फ़र्क है। सुमित्रा देवी ने चुप रहकर अपना जीवन बिताया था और उन्हें यही सही लगता था, लेकिन मीरा सिर्फ निभाना नहीं, जीना चाहती थी। वह अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उस रात मीरा ने सोचा, क्या सुमित्रा देवी गलत है? नहीं, वे अपनी जगह सही हैं। उन्होंने जो सीखा वही आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन क्या मीरा गलत है? नहीं, वह भी अपनी जगह सही है। यह टकराव सिर्फ दो लोगों का नहीं था, यह दो पीढ़ियों का टकराव था। एक पीढ़ी जो चुप रहकर सब सहती थी और दूसरी पीढ़ी जो अपनी आवाज़ उठाना चाहती थी। रविवार की सुबह थी। पूरा परिवार एक साथ नाश्ते की मेज़ पर बैठा था। रमेश कुमार, सुमित्रा देवी, राजेश और मीरा। मीरा ने सबको गर्मा गर्म पराठे परोसे। सब खाने में व्यस्त थे। तभी रमेश कुमार ने कहा, राजेश, कल हमें मुंबई से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अगले महीने से हमें 50 लाख का माल भेजना है। यह तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, राजेश ने खुश होते हुए कहा। मीरा ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, पिताजी, क्या आपने उस ऑर्डर का पूरा हिसाब लगाया? मतलब कच्चा माल, मजदूरी, परिवहन सब मिलाकर हमारा खर्च क्या आएगा? सबने एक साथ मीरा की ओर देखा। रमेश कुमार ने कहा, बेटी, ये सब तो हम देख लेंगे, लेकिन पिताजी, बड़े ऑर्डर में पहले से योजना बनाना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो मैं पूरा हिसाब बनाकर दे सकती हूँ, मीरा ने कहा। राजेश ने बीच में टोका, मीरा, यह सब हम संभाल लेंगे, तुम क्यों परेशान होती हो? मीरा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी थाली एक तरफ रखी और साफ शब्दों में कहा, मैं परेशान नहीं हो रही, मैं मदद करना चाहती हूँ, मैं कारोबार में काम करना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब मीरा ने इतने साफ शब्दों में अपनी बात कही थी। सुमित्रा देवी की आंखों में डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे। क्या कहा तुमने? सुमित्रा देवी ने तीखे स्वर में पूछा। माँ जी, मैं कारोबार में काम करना चाहती हूँ, मुझे लगता है मैं योगदान दे सकती हूँ, मीरा ने दोहराया। रमेश कुमार ने नाश्ता करना बंद कर दिया। उन्होंने मीरा की ओर देखते हुए कहा, बेटी, यह हमारे घर की परंपरा नहीं है, लेकिन परंपरा भी बदलनी चाहिए जब ज़रूरत हो, मीरा ने कहा। सुमित्रा देवी भड़क उठी। ये क्या कह रही हो तुम? हमारी परंपरा में कोई कमी है? हमने 3 पीढ़ियों से यह घर इसी तरह चलाया है। मैं परंपरा में कमी नहीं निकाल रही माँ जी, मैं बस यह कह रही हूँ कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, मीरा ने अपनी बात रखी। राजेश बीच में बोले, मीरा, यह बात यहीं ख़त्म करो, तुम घर का काम करो, वही काफ़ी है। नहीं राजेश, यह बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। मैं अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ घर संभालने के लिए पढ़ाई नहीं की, मीरा की आवाज़ में दृढ़ता थी। रमेश कुमार ने सख्ती से कहा, बहू, तुम अपनी हद में रहो, यह व्यापार पुरुषों का काम है। लेकिन क्यों पिताजी? क्या स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती? क्या हम संख्याएं नहीं समझ सकती? मीरा ने सवाल किया।
सुमित्रा देवी ने मेज़ पर हाथ मारा। बस बहुत हो गया, ये बदतमीज़ी नहीं सहूँगी मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे ज़्यादा जानती हो? नहीं माँ जी, मैं यह नहीं कह रही, मैं बस एक मौका मांग रही हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। राजेश ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो कमरे में चलते हैं। मीरा उठकर कमरे में चली गई। वह रो रही थी। राजेश उसके पीछे आए, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। बैठक में रमेश कुमार और सुमित्रा देवी बैठे थे। सुमित्रा देवी ने कहा, देखा आपने, मैं पहले ही कह रही थी, यह लड़की घर में अशांति लाएगी। रमेश कुमार चुप थे। वे सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके घर में ऐसी स्थिति आएगी। ये टकराव सिर्फ काम का नहीं था, ये सोच का टकराव था। पुरानी पीढ़ी जो मानती थी कि हर चीज़ की अपनी जगह है, और नई पीढ़ी जो मानती थी कि योग्यता से ही जगह तय होनी चाहिए। मीरा अपने कमरे में लेटी सोच रही थी, क्या उसने गलत किया? क्या उसे चुप रह जाना चाहिए था? लेकिन फिर उसकी पढ़ाई का क्या, उसके सपनों का क्या? राजेश रात भर सो नहीं सके। एक तरफ माँ थीं जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, और दूसरी तरफ पत्नी थीं जिसके साथ उन्हें जीवन बिताना था। दोनों के बीच वे फंसे हुए थे। सुबह जब राजेश दुकान के लिए तैयार हो रहे थे तो मीरा ने उनसे कहा, मुझसे बात नहीं करोगे? राजेश ने कहा, मीरा मैं क्या कहूँ, तुम जानती हो हमारे घर के नियम। नियम या बंधन? मीरा ने पूछा। देखो मीरा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन पिताजी और माँ को भी तो समझो, वे पुरानी सोच के हैं। राजेश ने समझाने की कोशिश की। तो क्या मैं अपने सपने छोड़ दूँ? मीरा ने पूछा। राजेश चुप रहे। वे कुछ बोल नहीं पाए। वे जानते थे कि अगर वे मीरा का साथ देंगे तो माँ बाप नाराज़ होंगे, और अगर नहीं देंगे तो पत्नी से रिश्ता कमज़ोर होगा। तुम कुछ नहीं कहोगे? मीरा ने फिर पूछा। मीरा, मुझे समय चाहिए, मैं सबको समझाने की कोशिश करूँगा, राजेश ने कहा और दुकान चले गए। मीरा को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि राजेश बस टाल रहे हैं, वे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दुकान पर राजेश का मन नहीं लग रहा था। वे बार बार सोच रहे थे, क्या करें? उन्हें मीरा की बात सही लगती थी। वे जानते थे कि मीरा योग्य है और वह व्यापार में मदद कर सकती है, लेकिन घर की परंपरा, माँ बाप की इच्छा। शाम को जब राजेश घर लौटे तो उन्होंने देखा कि माँ और मीरा में बात नहीं हो रही थी। सुमित्रा देवी मीरा से नाराज़ थीं और मीरा उदास थी। रात के खाने पर सब चुपचाप खा रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। राजेश को यह माहौल बहुत भारी लग रहा था। खाने के बाद राजेश अपने पिता के पास गए। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, रमेश कुमार ने कहा। पिताजी, मीरा की बात में दम है, वह सचमुच योग्य है और व्यापार में मदद कर सकती है, राजेश ने धीरे से कहा। रमेश कुमार ने सख्ती से देखा। क्या तुम भी उसकी तरफ हो? नहीं पिताजी, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं बस यह कह रहा हूँ कि एक बार उसे मौका देकर देखें, राजेश ने कहा। और हमारी परंपरा, हमारी मर्यादा? रमेश कुमार ने पूछा। पिताजी, परंपरा का मतलब यह नहीं कि हम बदलाव न करें, समय के साथ चलना भी ज़रूरी है, राजेश ने अपनी बात रखी। रमेश कुमार गुस्से में बोले, अब तुम भी मुझे ज्ञान देने लगे, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। राजेश निराश होकर लौट आए। उन्होंने मीरा से कहा, मैंने पिताजी से बात की लेकिन वे नहीं माने। तो अब? मीरा ने पूछा। अब मुझे नहीं पता, राजेश ने कहा। मीरा को राजेश का यह रवैया सबसे ज़्यादा चुभा। वे न हाँ कह रहे थे न ना, बस टाल रहे थे। वे फैसला लेने से डर रहे थे। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। घर में तनाव था। राजेश माँ और पत्नी के बीच झूल रहे थे। मीरा निराश हो रही थी और सुमित्रा देवी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। एक दिन राजेश ने मीरा से कहा, मीरा, क्या तुम थोड़ा समय दे सकती हो? मैं धीरे धीरे सबको समझाने की कोशिश करूँगा। कितना समय राजेश? 1 महीना, 1 साल या पूरी जिंदगी? मीरा ने तीखे स्वर में पूछा। राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर्फ टाल रहे थे और यही टालना मीरा को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। मीरा और परिवार के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। सुमित्रा देवी मीरा से ठीक से बात नहीं करती थीं।
रमेश कुमार भी मीरा को देखकर मुंह फेर लेते थे। राजेश बस चुप रहते थे। एक दिन सुमित्रा देवी के कुछ रिश्तेदार घर आए। सब बैठक में बैठे गपशप कर रहे थे। मीरा रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसने सुना, सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है। एक रिश्तेदार महिला ने कहा। हाँ, बहुत पढ़ी लिखी है, इतनी कि अब घर के मर्दों को सिखाने लगी है। सुमित्रा देवी ने व्यंग्य से कहा। क्या मतलब? महिला ने पूछा। अरे, अब व्यापार में भी दखल देने लगी है। कहती है मैं काम करूंगी। सुमित्रा देवी बोली। अरे बाप रे, ये तो गलत बात है। औरतों को अपनी हद में रहना चाहिए। दूसरी महिला ने कहा। बिल्कुल, ज़्यादा पढ़ाई सिर चढ़ गई है लड़की को। अब लगता है कि वह सबसे ज़्यादा जानती है। सुमित्रा देवी बोली। मीरा यह सब सुनकर दुखी हो गई। उसने चाय की ट्रे उठाई और बाहर ले आई। सबने चाय ली, लेकिन मीरा की तरफ देखकर ऐसे भाव बनाए जैसे वह कोई अपराधी हो। एक बुजुर्ग महिला ने मीरा से पूछा, बेटी, तुम क्या करती हो? जी, मैं घर का काम करती हूँ। मीरा ने विनम्रता से कहा। बस घर का काम? सुना है तुम व्यापार में भी दिलचस्पी लेती हो? महिला ने पूछा। मीरा समझ गई कि यह सवाल मासूम नहीं था। उसने कहा, जी, मुझे लगता है कि मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। देखो बेटी, औरत का काम घर संभालना होता है, बाहर के कामों में मत पड़ो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, महिला ने उपदेश दिया। मीरा कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि कुछ भी कहने से बात और बिगड़ेगी। शाम को जब मेहमान चले गए तो सुमित्रा देवी ने रमेश कुमार से कहा, देखा आपने, अब तो पूरे रिश्तेदारों में बात फैल रही है। लोग हमारी बहू के बारे में क्या सोचेंगे? तुमने ही तो उन्हें बताया, रमेश कुमार ने कहा। मैंने बताया इसलिए कि हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। बहू घर तोड़ देगी, सुमित्रा देवी बोली। अगले दिन पड़ोस की एक महिला आई। उसने मीरा से कहा, बेटी, मैंने सुना तुम व्यापार में काम करना चाहती हो। जी, मीरा ने संक्षिप्त जवाब दिया। लेकिन बेटी, यह सही नहीं है। तुम्हें अपने पति और परिवार के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे काम से घर की मर्यादा खराब होती है, महिला ने कहा। मीरा को गुस्सा आ रहा था। वह बोली, लेकिन आंटी, मैं कोई गलत काम तो नहीं करना चाहती। मैं बस अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहती हूँ। बेटी, औरत की योग्यता घर संभालने में है, बाकी सब अहंकार है, महिला ने कहा। यह शब्द मीरा को चुभ गया। अहंकार। उसके आत्मविश्वास को अहंकार कहा जा रहा था। उसकी योग्यता को घमंड बताया जा रहा था। धीरे धीरे घर में और आसपास बातें बनने लगीं। कोई कहता, व्यापारी रमेश कुमार की बहू बहुत सिर चढ़ गई है। कोई कहता, ज़्यादा पढ़ाई का यही नतीजा होता है। मीरा अकेली पढ़ती जा रही थी। घर में कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। राजेश भी चुप थे। उन्हें डर था कि अगर वे मीरा का साथ देंगे तो माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे। एक दिन मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। वह सोच रही थी, क्या उसने सचमुच गलत किया? क्या अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहना गलत है? क्या सपने देखना अहंकार है? उसे अपने माता पिता की याद आई। काश वे यहाँ होते, काश उनसे बात कर सकती। लेकिन वह जानती थी कि अब उसे अकेले ही लड़ना होगा। रात गहरा चुकी थी। घर में सब सो गए थे, लेकिन मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत पर खड़ी तारों को देख रही थी। उसके मन में तूफान चल रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ था वह सब उसके सामने घूम रहा था। परिवार का विरोध, पति की चुप्पी, आसपास के लोगों के ताने और सबसे बड़ी बात, उसका अपना संघर्ष। मीरा ने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझे चुप हो जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे अपनी पढ़ाई याद आई। वे रातें याद आईं जब वह देर तक किताबें पढ़ती थी। वे दिन याद आए जब उसने कठिन परीक्षाएं दी। वह स्वर्ण पदक याद आया जो उसने जीता था। और सबसे बड़ी बात, उसके पिता के वे शब्द याद आए, पढ़ाई तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। मीरा ने सोचा, अगर मैं आज चुप रही तो कल क्या बचेगा? मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, मेरी पहचान, कुछ भी नहीं। बस एक परछाई बचेगी जो दूसरों की परछाई में जिएगी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। यह लड़ाई ज़रूरी है। यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सभी लड़कियों के लिए है
जो मेरे बाद इस घर में आएगी। मुझे रास्ता बनाना होगा। मीरा के मन में स्पष्टता आ गई। उसने तय किया कि वह अब किसी से अनुमति नहीं मांगेगी, वह अपना रास्ता खुद बनाएगी। अगली सुबह मीरा जल्दी उठी। उसने अपने सभी कागजात निकाले, उसकी डिग्रियां, प्रमाण पत्र और अध्ययन के नोट्स। उसने एक योजना बनाई। नाश्ते के समय जब सब बैठे थे, मीरा ने कहा, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। सब ने उसकी ओर देखा। सुमित्रा देवी ने व्यंग्य से कहा, अब क्या नई बात है? मीरा ने शांति से कहा, मैंने निर्णय लिया है। मैं घर का काम भी करूँगी और व्यापार में भी मदद करूँगी। रमेश कुमार ने सख्ती से कहा, हमने तुम्हें इजाज़त नहीं दी। मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी योग्यता का उपयोग करने का अधिकार रखती हूँ, मीरा ने दृढ़ता से कहा। सुमित्रा देवी चिल्लाई, यह बदतमीजी है। तुम हमारे घर में रहकर हमारी बात नहीं मानोगी। माँ जी, मैं आपका अनादर नहीं कर रही, मैं बस अपना सम्मान कर रही हूँ, मीरा बोली। राजेश ने कहा, मीरा, यह सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है राजेश? चुप रहना, अपने सपने मारना, अपनी पहचान खोना? मीरा की आवाज़ में दर्द था। लेकिन परिवार की इच्छा भी तो मायने रखती है, राजेश ने कहा। और मेरी इच्छा, क्या वह मायने नहीं रखती? मीरा ने पूछा। मीरा ने अपनी थाली उठाई और कहा, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। आज से मैं व्यापार के कागजात देखूंगी, मैं सीखूंगी और योगदान दूंगी। आप लोग चाहें तो मेरा साथ दें, नहीं तो मैं अकेले ही यह रास्ता बनाऊंगी। ये कहकर मीरा रसोई में चली गई। पीछे सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी अवाक रह गई। रमेश कुमार गुस्से में थे और राजेश हैरान। मीरा ने उस दिन तय कर लिया था, वह अब पीछे नहीं हटेगी, चाहे जो हो जाए। मीरा के निर्णय के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। सुमित्रा देवी उससे बात करना बंद कर चुकी थीं। रमेश कुमार उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे। राजेश बीच में फंसे हुए थे, न इधर के न उधर के। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर वह घर के सारे काम निपटा देती, खाना बनाना, साफ सफाई, पूजा पाठ। और फिर दोपहर में जब सब दुकान चले जाते, वह दुकान से जुड़े कागजात देखने लगती। राजेश दुकान से जो रजिस्टर और फाइलें लाते थे, मीरा उन्हें ध्यान से पढ़ती। उसने देखा कि हिसाब किताब बहुत अव्यवस्थित था। खर्च और आय का कोई स्पष्ट लेखा जोखा नहीं था। माल के स्टॉक का भी सही रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। मीरा ने एक नोटबुक में सारी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने पिछले 6 महीने के सारे लेन देन को व्यवस्थित तरीके से लिखा। उसने खर्च और आय को अलग अलग कॉलम में दर्ज किया। फिर उसने गणना की और पाया कि कई जगह पैसे की बर्बादी हो रही थी। एक दिन शाम को जब राजेश घर आए तो मीरा ने उन्हें अपनी नोटबुक दिखाई। देखो राजेश, मैंने पिछले 6 महीने का पूरा हिसाब लगाया है। राजेश ने नोटबुक देखी और हैरान रह गए। सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से लिखा था कि समझना बहुत आसान था। मीरा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजेश रुक गए। लेकिन क्या? मीरा ने पूछा। लेकिन पिताजी इसे देखना भी नहीं चाहेंगे, राजेश ने कहा। चलो एक बार कोशिश तो करो, मीरा ने कहा। अगले दिन राजेश ने वह नोटबुक दुकान पर ले जाने की हिम्मत की। दोपहर के समय जब दुकान में ग्राहक कम थे, राजेश ने रमेश कुमार से कहा, पिताजी, मीरा ने हमारे व्यापार का एक हिसाब बनाया है, एक बार देख लीजिए। रमेश कुमार ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं देखना, उसे कह दो अपने काम से काम रखे। लेकिन पिताजी, ये सचमुच अच्छा है, बस एक नज़र डाल लीजिए, राजेश ने जिद की। रमेश कुमार ने झुंझलाकर नोटबुक ली और पन्ने पलटने लगे। धीरे धीरे उनका ध्यान उस हिसाब में लगने लगा। उन्होंने देखा कि मीरा ने हर चीज़ को कितनी सफाई से लिखा था। लागत, मुनाफा, खर्च सब अलग अलग। उन्होंने आखिरी पन्ने पर एक नोट देखा जिसमें मीरा ने लिखा था, अगर हम परिवहन का खर्च कम करें और थोक में कच्चा माल खरीदें तो महीने का 10,000 रुपये बचा सकते हैं। रमेश कुमार चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नोटबुक राजेश को वापस दे दी। तो पिताजी? राजेश ने पूछा। ठीक है, रमेश कुमार ने बस इतना ही कहा। शाम को जब राजेश घर लौटे तो उन्होंने मीरा को बताया। मीरा की आंखें चमक उठीं। यह छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत तो थी।
अगले कुछ दिनों में मीरा ने और गहराई से काम करना शुरू किया। उसने बाजार के भाव की जानकारी इकट्ठा की। उसने देखा कि कौन से महीने में कौन सा माल ज़्यादा बिकता है। उसने ग्राहकों के पुराने रिकॉर्ड देखे और पैटर्न समझने की कोशिश की। एक दिन मीरा ने एक महत्वपूर्ण बात देखी। दुकान में कुछ पुराना माल पड़ा हुआ था जो महीनों से नहीं बिका था। मीरा ने गणना की कि अगर उस माल को थोड़ी कम कीमत पर बेच दिया जाए तो जगह भी खाली होगी और पैसे भी आएंगे जिन्हें नए माल में लगाया जा सकता है। उसने यह सुझाव राजेश को दिया। राजेश ने पिता को बताया। रमेश कुमार ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि कोशिश करके देखते हैं। उन्होंने पुराने माल पर छूट की घोषणा की और सचमुच वह माल 3 दिन में बिक गया। उस माल से जो पैसे मिले उन्हें नए माल में लगाया गया जो जल्दी बिकने वाला था। इस बार रमेश कुमार ने खुद राजेश से पूछा, यह सुझाव किसका था? मीरा का, राजेश ने कहा। रमेश कुमार कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग भाव था, शायद सोच में थे। मीरा धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। वह बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़े, बस अपने काम से बोल रही थी। उसकी काबिलियत अब दिखने लगी थी। घर में अब भी तनाव था। सुमित्रा देवी अब भी नाराज थीं, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि यह लंबी लड़ाई है, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। और वह सही थी, क्योंकि काबिलियत का कोई जवाब नहीं होता। 3 महीने बीत गए थे। इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। मीरा अब व्यापार के छोटे छोटे फैसलों में शामिल होने लगी थी। राजेश अब उससे सलाह लेते थे और सबसे बड़ी बात, व्यापार में सुधार दिखने लगा था। मीरा ने जो हिसाब किताब का तरीका शुरू किया था, उससे अब साफ साफ पता चलता था कि कहाँ फ़ायदा हो रहा है और कहाँ नुकसान। रमेश कुमार को भी अब यह तरीका पसंद आने लगा था। एक दिन दुकान पर एक बड़ा ग्राहक आया। वह पूरे शहर में होटल चलाता था और उसे बड़ी मात्रा में कपड़े चाहिए थे। रमेश कुमार ने उसे कीमत बताई। ग्राहक ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, मैं दूसरी जगह से कम में ले लूँगा। रमेश कुमार समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे नहीं चाहते थे कि यह बड़ा ग्राहक हाथ से निकल जाए, लेकिन कीमत इतनी कम भी नहीं कर सकते थे कि नुकसान हो जाए। शाम को जब राजेश घर आए तो उन्होंने यह बात मीरा को बताई। मीरा ने पूछा, उस ग्राहक को कितनी मात्रा चाहिए और कब तक? राजेश ने सारी जानकारी दी। मीरा ने अपनी नोटबुक निकाली और गणना करने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर हम थोक में सीधे कारखाने से माल मंगवाए तो हमारी लागत 20% कम हो जाएगी। तब हम ग्राहक को कम दाम दे सकते हैं और फिर भी अच्छा मुनाफा होगा। राजेश ने यह बात पिता को बताई। रमेश कुमार को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने ग्राहक को फ़ोन किया और नई कीमत बताई। ग्राहक मान गया। यह सौदा बहुत बड़ा था, पूरे महीने भर का काम था। मीरा ने पूरी योजना बनाई, कब कितना माल मंगवाना है, कब तैयार करना है, कैसे पैक करना है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से। जब पहली खेप माल तैयार होकर गई तो ग्राहक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका काम बहुत व्यवस्थित है, मैं आगे भी आपसे ही माल लूँगा। रमेश कुमार को बहुत खुशी हुई। यह उनके व्यापार का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था और इसमें मुनाफा भी अच्छा था। उस दिन शाम को रमेश कुमार ने राजेश से कहा, मीरा ने सचमुच अच्छा काम किया, उसकी योजना सही रही। राजेश मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह मीरा के लिए बहुत बड़ी बात थी। पहली बार पिता ने उसके काम की सराहना की थी। घर आकर राजेश ने मीरा को यह बात बताई। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों की मेहनत का फल मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब एक दिन खाने की मेज़ पर रमेश कुमार ने कहा, मीरा, कल तुम भी दुकान आ जाओ, मुझे कुछ बातें तुमसे करनी है। मीरा चौंक गई। उसने राजेश की ओर देखा। राजेश भी हैरान थे। जी पिताजी, मीरा ने विनम्रता से कहा। सुमित्रा देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिख रही थी। अगले दिन मीरा पहली बार दुकान गई। उसने साड़ी पहनी थी और पल्लू सिर पर लिया था। वह संकोच के साथ दुकान में दाखिल हुई। रमेश कुमार ने उसे बिठाया और कहा, मीरा, मुझे तुमसे मुंबई वाले आर्डर के बारे में बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है, हम ये आर्डर ले सकते हैं? मीरा ने सारी जानकारी सुनी, फिर उसने अपने विचार रखे।
उसने बताया कि कैसे इस आर्डर को पूरा किया जा सकता है, कितना खर्च आएगा और कितना मुनाफा होगा। रमेश कुमार ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मीरा सचमुच समझदार है। उसने अर्थशास्त्र की पढ़ाई व्यर्थ नहीं की थी। धीरे धीरे मीरा दुकान पर नियमित रूप से आने जाने लगी। वह सुबह घर का काम निपटाकर दोपहर में दुकान चली जाती और शाम को घर लौट आती। घर का काम भी पहले जैसा ही करती थी। व्यापार में अब स्पष्ट सुधार दिख रहा था। मुनाफा बढ़ा था, गलतियां कम हुई थीं, ग्राहक खुश थे, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। एक दिन रमेश कुमार ने राजेश से कहा, बेटा, मीरा सचमुच काबिल है, उसकी वजह से हमारा व्यापार संभल गया है। राजेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पिता जो कुछ महीने पहले मीरा के काम करने के खिलाफ थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सुमित्रा देवी अब भी खुश नहीं थीं। उन्हें लगता था कि मीरा ने घर की परंपरा तोड़ी है। वे उससे ठीक से बात नहीं करती थीं। एक दिन मीरा ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ जी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं घर का भी पूरा ध्यान रखती हूँ और व्यापार में भी मदद कर रही हूँ। सुमित्रा देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी पहले जैसी तीखी नहीं थी। शायद वे भी धीरे धीरे स्वीकार कर रही थीं। मीरा जानती थी कि यह बदलाव एक दिन में नहीं आया था। उसने महीनों मेहनत की थी, संघर्ष किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मीरा अब व्यापार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। उसके बिना अब कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। व्यापार काफ़ी बढ़ गया था। रमेश कुमार ने शहर में एक और दुकान खोलने का फैसला किया। इस नई दुकान की पूरी योजना मीरा ने बनाई थी। उसने बाजार का अध्ययन किया, जगह का चुनाव किया और व्यापार की रणनीति तैयार की। नई दुकान बहुत सफल रही। पहले ही महीने से अच्छा मुनाफा होने लगा। पूरे शहर में बात फैल गई कि व्यापारी रमेश कुमार की बहू बहुत समझदार है। जिन लोगों ने कभी मीरा का मजाक उड़ाया था, अब वे उसकी तारीफ करते थे। एक दिन व्यापारी संघ की एक बैठक थी। रमेश कुमार को बुलाया गया था। उन्होंने मीरा से कहा, तुम भी चलो, तुम्हारी बातें सुननी हैं लोगों को। मीरा पहली बार व्यापारी संघ की बैठक में गई। वहाँ शहर के सभी बड़े व्यापारी मौजूद थे। शुरुआत में सबने हैरानी से मीरा को देखा। व्यापारी संघ में औरत का आना असामान्य था, लेकिन जब मीरा ने बोलना शुरू किया तो सब ध्यान से सुनने लगे। उसने बताया कि कैसे आधुनिक तरीकों से व्यापार को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे हिसाब किताब को व्यवस्थित रखना ज़रूरी है, कैसे बाजार का अध्ययन करके सही फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक के बाद कई व्यापारियों ने मीरा से बात की। उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि वे भी अपने व्यापार में ऐसे तरीके अपनाएंगे। रमेश कुमार को बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि मीरा ने न सिर्फ उनके व्यापार को बढ़ाया, बल्कि उनके घर का नाम भी रोशन किया। घर आकर रमेश कुमार ने सुमित्रा देवी से कहा, देखा तुमने, आज सबने मीरा की कितनी तारीफ की। हमारी बहू ने हमारा नाम रोशन कर दिया। सुमित्रा देवी चुप थीं। धीरे धीरे उनकी सोच भी बदल रही थी। उन्होंने देखा था कि मीरा ने घर को भी नहीं छोड़ा और व्यापार भी संभाला। उन्होंने यह भी देखा कि परिवार में खुशहाली आई थी। एक दिन सुमित्रा देवी ने मीरा को अपने पास बुलाया। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मीरा उनके पास बैठ गई। हाँ माँ जी, बोलिए। बेटी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं किया। मैं तुम्हारा विरोध करती रही, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम सही थीं। सुमित्रा देवी की आवाज़ में पछतावा था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? नहीं बेटी, मुझे कहने दो। मैंने अपनी ज़िंदगी एक तरीके से जी। मुझे लगता था कि वही सही है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि औरत सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही नहीं, बाहर भी अपनी पहचान बना सकती है। सुमित्रा देवी बोली, माँ जी, मैंने कभी आपका अनादर नहीं करना चाहा। मैं बस अपनी जगह बनाना चाहती थी। मीरा ने कहा, और तुमने बना ली। आज पूरे शहर में तुम्हारी चर्चा है। लोग कहते हैं कि रमेश कुमार की बहू बहुत समझदार है। तुमने हमारे घर का नाम रोशन किया।
सुमित्रा देवी ने मीरा के सिर पर हाथ फेरा। मीरा रो पड़ी। 2 साल से जिस स्वीकृति का इंतजार था, आज वह मिल गई थी। कुछ महीने बाद रमेश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने व्यापार के कागजात में मीरा का नाम भी जोड़ दिया। अब मीरा सिर्फ मदद करने वाली नहीं, व्यापार की साझेदार थी। यह खबर जब पूरे परिवार और रिश्तेदारों में फैली तो सब ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने सराहा, कुछ ने आलोचना की, लेकिन रमेश कुमार ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, मीरा ने अपनी मेहनत और काबिलियत से यह जगह बनाई है, वह इसकी हकदार है। एक दिन मीरा अपने माता पिता के घर गई। उसके पिता ने जब यह सुना कि उसे व्यापार में साझेदारी मिल गई है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, तुमने कर दिखाया, मुझे तुम पर गर्व है, उसके पिता ने कहा। पिताजी, यह आपकी दी हुई शिक्षा का ही परिणाम है। आपने हमेशा कहा था कि पढ़ाई से आत्मनिर्भरता आती है। आज मैं सचमुच आत्मनिर्भर हूँ, मीरा बोली। उस दिन मीरा को एहसास हुआ कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उसने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए रास्ता भी बनाया जो उसके बाद इस घर में आएगी। अब मीरा सिर्फ बहू नहीं थी, वह एक सफल व्यापारी थी। वह निर्णय लेने वालों में शामिल थी। उसकी पहचान घर से बाहर भी थी। लोग उसे उसके नाम से जानते थे, न कि किसी के रिश्ते से। और सबसे बड़ी बात, उसने यह साबित कर दिया था कि वारिस होना जन्म से नहीं, हक से तय होता है, काबिलियत से तय होता है, मेहनत से तय होता है। मीरा की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये उन सभी स्त्रियों की कहानी थी जो अपने सपने देखती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, जो चुप नहीं रहना चाहती बल्कि आवाज़ उठाना चाहती हैं, जो परंपरा का सम्मान भी करती है और बदलाव भी लाना चाहती है। मीरा ने सीख ली थी कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। अगर इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दीवारें टूट जाती हैं और परंपराएं भी बदल जाती हैं। आज जब मीरा दर्पण में खुद को देखती है तो उसे एक आत्मविश्वासी, सफल और संतुष्ट स्त्री दिखाई देती है। वह वही मीरा है जो सालों पहले इस घर में आई थी, हाथों में डिग्रियां और आंखों में सपने लेकर। लेकिन अब वह बदल चुकी है। अब वह सिर्फ सपने देखने वाली नहीं, सपने पूरे करने वाली है। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है तो मीरा व्यापार की बातें करती है। रमेश कुमार उसकी राय पूछते हैं, राजेश उसका सम्मान करते हैं और सुमित्रा देवी गर्व से देखती हैं। एक दिन एक युवा लड़की मीरा से मिलने आई। वह पड़ोस के एक व्यापारी की बेटी थी। उसने कहा, दीदी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं भी अपने पिता के व्यापार में काम करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं। आपने यह कैसे किया? मीरा ने उस लड़की को बिठाया और कहा, बेटी, यह रास्ता आसान नहीं था। मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी काबिलियत से साबित किया कि मैं यह कर सकती हूँ। लेकिन दीदी, घर वाले तो मानते ही नहीं, लड़की ने कहा। तो तुम अपने काम से बोलो, अनुमति मत मांगो, अपना हक लो, लेकिन याद रखो, घर की जिम्मेदारियों को भी निभाओ। दोनों को संतुलित करना सीखो और सबसे बड़ी बात, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, मीरा ने समझाया। लड़की की आंखों में उम्मीद जगी। वह मीरा को धन्यवाद देकर चली गई। मीरा को लगा कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं थी, यह लड़ाई उन सभी लड़कियों के लिए थी जो अपनी जगह बनाना चाहती हैं। उसने एक रास्ता बनाया था, अब और भी लड़कियां इस रास्ते पर चलेंगी। कुछ दिन बाद व्यापार में एक बड़ी चुनौती आई। बाजार में मंदी का दौर था, कई व्यापारी घाटे में जा रहे थे। रमेश कुमार चिंतित थे। मीरा ने पूरी स्थिति का विश्लेषण किया। उसने देखा कि मंदी में लोग ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते हैं। उसने व्यापार की रणनीति बदली, महंगे माल के बजाय सस्ते और ज़रूरत के माल पर ध्यान दिया। उसने खर्च कम किया और बुद्धिमानी से निवेश किया। उसकी रणनीति काम कर गई। जहां दूसरे व्यापारी घाटे में थे, वहीं उनका व्यापार टिका रहा। कुछ महीने बाद जब बाजार सुधरा तो वे और मजबूत होकर उभरे। रमेश कुमार ने उस दिन सबके सामने कहा, अगर मीरा न होती तो शायद हम इस मंदी में बहुत नुकसान उठाते। उसकी समझदारी ने हमें बचाया।
यह सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। यह वही स्वीकृति थी जिसके लिए उसने इतना संघर्ष किया था। उस रात मीरा छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी, वही आसमान जिसे देखकर उसने कभी सोचा था कि क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएगी। आज उसके पास जवाब था, हाँ, वह कर पाई। राजेश छत पर आए और मीरा के पास खड़े हो गए। क्या सोच रही हो? बस यूं ही सोच रही थी कि कितना कुछ बदल गया। मीरा बोली, हाँ, और यह सब तुम्हारी वजह से। मुझे माफ़ करना मीरा, मैं शुरुआत में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। राजेश ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे समझ आता है कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन अच्छा है कि अंत में सब ठीक हो गया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानती हो मीरा, तुमने सिर्फ अपना नहीं, हम सबका जीवन बदल दिया। तुमने हमें सिखाया कि परिवर्तन डरावना नहीं होता। राजेश बोले। मीरा ने राजेश का हाथ पकड़ा। उसे लगा कि उसकी यात्रा सार्थक रही। उसने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि एक नई सोच भी दी। सालों बाद जब इस घर में एक और बहू आएगी तो उसे यह नहीं कहा जाएगा कि यह औरतों का काम नहीं है। उसे भी अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलेगा, और यह सब मीरा की वजह से होगा। मीरा ने सिद्ध कर दिया था कि शिक्षा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, यह सशक्तिकरण के लिए होती है। उसने सिद्ध कर दिया था कि स्त्री सिर्फ घर की देवी नहीं, वह निर्णय लेने वाली भी हो सकती है। आज मीरा एक पत्नी है, एक बहू है, लेकिन सबसे पहले वह खुद है, अपनी पहचान के साथ, अपनी योग्यता के साथ और अपने सपनों के साथ। उसने जान लिया था कि वारिस वही होता है जो अपनी जगह बनाता है, अपनी योग्यता से, जन्म से नहीं, हक से। और यह हक उसने अपनी मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प से हासिल किया था। मीरा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देगी, उन्हें बताएगी कि सपने देखना गुनाह नहीं है और उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना साहस है। मीरा ने अपनी कहानी खुद लिखी और इस कहानी का अंत खुशहाल था, ऐसा अंत जो सभी को पसंद आया।